हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज हम लोग बात करेंगे परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। तो अगर आपने परमानेंट सेटल समझना है तो उससे पहले जो इजारेदारी सिस्टम था ना, वो पढ़ना ज़रूरी है। तो टेंशन मत लो, क्योंकि इजारेदारी सिस्टम मैंने ऑलरेडी करा दिया है एंड विद फुल डिटेल्स। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगा ना, तो आई बटन में जो लिंक होता है ना, ये मैं वहाँ पर ये लिंक पेस्ट कर दूंगी। राइट तो मैंने ऑलरेडी इजारेदारी सिस्टम करा रखा है। इजारेदारी सिस्टम के बाद आया था परमानेंट सेटलमेंट। तो अब बात करेंगे परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। तो ये सेटलमेंट आया था 1793 में एंड इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। राइट लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब तक आपने इजारेदारी सिस्टम नहीं पढ़ा तो ये समझ में नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, परमानेंट सेटलमेंट को इजारेदारी सिस्टम से कनेक्ट करेंगे कि किस तरीके से परमानेंट सेटलमेंट आया था। देखो, इजारेदारी सिस्टम में हमने ये पढ़ा था कि बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इन तीनों ही प्लेसेस में जो एग्रेरियन कंडीशन थी, मतलब जो एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन था, इट स्टार्टेड कोलैप्सिंग। मतलब जो कल्टीवेशन था वो कोलैप्स होने लगा था। तो जब अगर कल्टीवेशन ही कोलैप्स होने लगेगा तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? तो रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होगा। तो इसीलिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका क्या हो रहा था? उसका नुकसान हो रहा था। अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो चाहती थी कि क्यों ना इन तीनों ही जगह पर, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इन तीनों ही जगह पर एग्रीकल्चरल लैंड को इम्प्रूव किया जाए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव किया जाए। अब ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों करना चाहते थे? वो इसीलिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करना चाहते थे ताकि यहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू को वो जनरेट कर सकें। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, और ये जनरेट तभी हो सकता था जब वो लैंड को इम्प्रूव करेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम ब्लैंक पेज पर समझते हैं। देखिए, अभी हमने इससे पहले इजारेदारी सिस्टम पढ़ा था। तो हमने ये देखा था कि इजारेदारी सिस्टम प्रॉपर तरीके से फेल हो गया था। एंड ये कहाँ कहाँ पर था इजारेदारी सिस्टम? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। एंड इसके फेल होने का रीज़न हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर रखा है। तो इजारेदारी सिस्टम में जो है हमें ये देखने को मिलता है कि इन तीनों ही जगह पर जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एंड कंडीशन थी वो बुरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी। अब कोलैप्स होने की वजह से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था। तो जब रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अब टेंशन हो गई। क्यों टेंशन हुई भाई? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन सोर्स था कमाई का, वो क्या था? वो था रेवेन्यू। एंड ये रेवेन्यू कहाँ से ज़्यादा कलेक्ट करते थे? एग्रीकल्चरल लैंड से। तो जब अब लैंड पर ही प्रॉपर तरीके से कल्टीवेशन नहीं हो रहा तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? रेवेन्यू नहीं आ रहा तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉकेट में पैसा कैसे आएगा? तो इसीलिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब भाई वो आ गई टेंशन में। तो अब वो थोड़ा सा टाइम ऐसे सोचने में लगाते हैं कि अब क्या करना चाहिए ऐसा, बिकॉज दे वॉन्टेड टू जनरेट एज मच रेवेन्यू एज दे कैन। राइट, और वो अपनी तरफ से पैसा लगाना नहीं चाहते थे। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पर सोच विचार करने लगी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि इजारेदारी सिस्टम तो फेल हो चुका। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने कुछ सोचा और सोच समझकर वो एक आउटकम पर आए। उन्होंने कहा, सिंस इन तीनों ही जगह पर अगर एग्रीकल्चरल कंडीशन कोलैप्स हो चुकी है, एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन कोलैप्स हो गया, तो क्यों ना हम इसी एग्रीकल्चरल लैंड को इम्प्रूव करें। ठीक है, और अगर हम लैंड को इम्प्रूव करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। एंड जितना रेवेन्यू हमारे पास आएगा उतना ही पैसा हमारी जेब में जाएगा। राइट, एंड इसके अलावा आपको पता है कि इस रेवेन्यू से ब्रिटिशर्स यहाँ के रॉ मटेरियल्स भी खरीदते थे, वो भी सस्ते दामों पर और महंगे दामों पर या हायर रेट पर जाकर बेचते थे यूरोपियन कंट्रीज़ में। राइट, आई बात ये समझ में? तो यहाँ पर आपको समझना क्या है? यहाँ पर आपको ये समझना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अभी प्लान किया प्रॉपर तरीके से और ये सोचा कि क्यों ना बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इन तीनों ही जगह पर एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन को या लैंड को इम्प्रूव किया जाए। राइट, तो ये इनका प्लान था। तो इन्होंने इस प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे किया? हाउ दिस प्लान वॉज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सारे पॉइंट्स को समझते हैं। अब यहाँ आप याद करो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में क्या बताया। मैंने आपको ये बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एक तरफ तो लैंड को इम्प्रूव करना चाहते थे, राइट, एंड दूसरी ही तरफ वो अपनी जेब से पैसा भी नहीं लगाना चाहते थे। ठीक है, मतलब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एक कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट देख रहे हैं कि एक तरफ तो वो लैंड को इम्प्रूव करना चाहते थे, एंड लैंड को जब इम्प्रूव करने की बात आती है तो खूब सारा पैसा लगता है, लेकिन ब्रिटिशर्स लैंड को इम्प्रूव तो करना चाहते थे लेकिन अपनी जेब से पैसा नहीं देना चाहते थे। तो यहाँ पर वो एक प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं कि भाई हमें अपनी जेब से भी पैसा नहीं देना पड़ेगा और लैंड भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो वो उनका प्लान क्या होता है, वो सोचते हैं कि क्यों ना जो लैंड रेवेन्यू है इसके सरप्लस अमाउंट को हम एग्रीकल्चरल लैंड को इम्प्रूव करने में लगा दें। तो अब ये सरप्लस अमाउंट क्या है, इस चीज़ को समझो। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैं आपको जो चीज़ समझाऊंगी ना उसको बड़े ध्यान से समझना आपने कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया एंड क्या सोच के ये बैठे थे। इन्होंने सोचा था कि जितना प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन का जो रेवेन्यू होगा, मतलब जो टोटल अमाउंट होगा वो किस किस में जाएगा, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा, इसके अलावा पेजेंट्स के पास जाएगा, इसके अलावा जमींदार्स के पास जाएगा, एंड जो बचा हुआ अमाउंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सरप्लस अमाउंट। तो देखो क्या सोचा इन्होंने सोचा कि अगर सपोज करो 150 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ, हम यहाँ पर 150 रुपीज़ का ही लेके चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट लेंगे आपको समझ नहीं आएगा चीज़ें। ठीक है, तो ये छोटे अमाउंट से हम समझेंगे। सपोज करो इन्होंने सोचा होगा कि अगर हम 150 रुपये का रेवेन्यू देखते हैं तो 150 में से फिक्स अमाउंट तो ब्रिटिशर्स ले लेंगे 100 रुपये। तो जब 100 रुपये 150 में से 100 रुपये ले लिए तो बचा कितना, 50 बचा। तो अब सपोज करो इस 50 रुपये में से 30 रुपये जमींदार ने ले लिए, तो अब बचा कितना, 20 रुपये बचा। तो जो बचा हुआ अमाउंट है उसमें से 10 रुपये तो पेजेंट को दे दिए एंड 10 रुपये सरप्लस अमाउंट हो गया। समझ में आई बात। इस तरीके से इन्होंने सोचा था कि भाई जितना भी रेवेन्यू होगा उसमें से फिक्स अमाउंट तो हम ले लेंगे, मतलब ब्रिटिशर्स ले लेंगे, एंड थोड़ा सही सा अमाउंट जमींदार्स ले लेंगे, एंड जो बचा हुआ अमाउंट है उसमें से आधा आधा पेजेंट एंड सरप्लस में बट जाएगा। तो जो ये सरप्लस अमाउंट होगा इसी को लैंड को इम्प्रूव करने में लगा देंगे। तो यहाँ देखो क्या ब्रिटिशर्स की जेब से पैसा जा रहा है, नहीं जा रहा ना, क्यों। अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये प्लान इस तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी कि भाई जो सरप्लस का जो पैसा है वही लगेगा, तो इससे ना तो ब्रिटिशर्स का नुकसान होना था, राइट, एंड ना ही उनका कोई ऐसा कुछ प्रॉफिट यहाँ पर गेन होना था, ओके, सरप्लस अमाउंट से। तो ये ब्रिटिशर्स सोच के चल रहे थे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ब्रिटिशर्स ने सोचा क्या ऐसा हुआ। एक्चुअल देखा जाए ना तो ऐसा हुआ नहीं था, बिल्कुल इसका अपोजिट हुआ। तो वो अभी हम पढ़ेंगे कि अपोजिट ऐसा क्या हुआ। लेकिन उससे पहले आपको ये भी समझना है कि टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता था। तो देखो परमानेंट सेटलमेंट में टैक्स कैसे कलेक्ट किया गया कि जो ब्रिटिशर्स होंगे वो पेजेंट से सीधा टैक्स नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर लाखों की संख्या में पेजेंट है तो किस किस से जाके ये टैक्स कलेक्ट करेंगे, राइट। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना पेजेंट के ऊपर हम जमींदार्स रख दें। तो जो जमींदार्स होंगे ना यही क्या करेंगे, यही टैक्स को कलेक्ट करेंगे एंड अपने आप हर एक फार्मर के साथ डील करेंगे। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हमें सिर्फ ज़मींदार से मतलब है और हम अपना फिक्स अमाउंट ज़मींदार से लेंगे और ज़मींदार कितना भी टैक्स कितना भी रेंट फार्मर से ले सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो फिक्स अमाउंट मिलता ही रहेगा। अब यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने फार्मर से डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट क्यों नहीं किया, जमींदार्स को बीच में क्यों रखा। तो इसका मेन रीज़न यही था कि पेजेंट को हर एक पेजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करना वुड बी इम्पॉसिबल फॉर ब्रिटिशर्स, राइट, एंड और भी वेरियस रीज़न थे जिनको हम पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पर आगे हम जानेंगे कि जमींदार बीच में क्यों थे, इसके पीछे रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न टू पैसिफाई देम, राइट। एक तो ना जिस साइड ये जो सेटलमेंट है जिस साइड ये शुरू किया गया था वहाँ पर ट्रेडिशनल ज़मींदार्स होते थे। तो उन ट्रेडिशनल ज़मींदार्स को ब्रिटिशर्स नाराज़ नहीं करना चाहते थे, उनको पैसिफाई करने के लिए ज़मींदारी दे दी गई थी। इसके अलावा
टैक्सेस अच्छे से इजीली तरीके से कलेक्ट हो सकता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के बस की बात नहीं थी कि हज़ारों लाखों की संख्या में पेजेंट से अलग अलग इंडिविजुअली टैक्स कलेक्ट करे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बीच में ऐसा इंसान रखा जाए जिसे हम ज़मींदार कहेंगे, और यही ज़मींदार जो है वो लोगों से टैक्स कलेक्ट करेगा, तो हमारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी और हमें फिक्स अमाउंट भी मिल जाएगा। और ये ज़मींदार सी थे जो फार्मर के साथ डील करते थे। ठीक है, अब थर्ड रीज़न क्या था? थर्ड रीज़न, ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि ये जो ज़मींदार है ना, इनको एग्रीकल्चरल लैंड को कैसे इम्प्रूव करना है इस चीज़ की नॉलेज है। एंड फोर्थ रीज़न ये था कि ब्रिटिशर्स के माइंड में ये भी था कि अगर हम इन ज़मींदार्स को ओनरशिप दे देंगे इस लैंड की, तो ये हमारे लिए लॉयल भी रहेंगे। एंड दैट मीन्स कि अगर पेजेंट्स कुछ भी ऐसा रेवोल्यूशन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसको ज़मींदार अपने आप कंट्रोल कर लेंगे, हमें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और रीज़न ये थे कि ज़मींदार्स को अगर ओनरशिप मिलेगी तो वो लैंड को इम्प्रूव करने की कोशिश भी करेगा। और अगर हम इनको देखो, बात क्या होती है कि अगर ज़मींदार्स के पास ओनरशिप ही नहीं होती ज़मीन के, मतलब ये ज़मीन के मालिक ही नहीं बने होते, तो ये दूसरे की ज़मीन को क्यों इम्प्रूव करेंगे, राइट? तो इसीलिए ब्रिटिशर्स यहाँ बड़े चालाकी से खेल गए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना लैंड की ओनरशिप ज़मींदार्स को दे दी जाए, और अब ये इनकी अपनी ज़मीन होगी, और अपनी ज़मीन पर हर कोई चाहेगा कि जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके उतना किया जाए, राइट? अब इसके पीछे एक और रीज़न ये था ओनरशिप के पीछे कि अगर ओनरशिप दे दी जाएगी ना, तो ज़मींदार जो है बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे, क्योंकि पहले ज़मींदार जो थे, परमानेंट सेटलमेंट से पहले ज़मींदार सिर्फ टैक्सेस को कलेक्ट करते थे, इनके पास ओनरशिप नहीं थी, ध्यान रखना, राइट? इसके अलावा इस ओनरशिप को हेरिडिटरी भी बना दिया, मतलब ज़मींदार के जो बेटे होंगे वो भी फिर आगे जाकर ज़मींदार बनेंगे, उनके पास भी लैंड की ओनरशिप होगी। इसके अलावा ट्रांसफरेबल भी बनाया, मतलब अगर कोई ज़मींदार चाहता है तो वो अपनी लैंड को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी को, तो यहाँ पर कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था इसमें। नेक्स्ट है, रेवेन्यू विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी। अब रेवेन्यू किस तरीके से बटेगा वो जो है, उसके लिए हमें परमानेंट सेटलमेंट की पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी, जिसको अभी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अनअकैडमी को ज्वाइन कर लिया है। अनअकैडमी पर मेरी सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। इसके अलावा मैं 6th 7th 8th क्लासेस को SST पढ़ाती हूँ। एंड जो भी मेरी अभी अपकमिंग क्लासेस हैं, उन क्लासेस को आपने अनलॉक करना है मेरा ये कोड लगाकर। तो जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे, एक ही बार आपने ये कोड लगाना है, एंड आप अनअकैडमी ऐप पर आ जाएंगे, एंड मेरी सभी अपकमिंग क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको 10 मिनट्स पहले मिल जाया करेगा। इसके अलावा ध्यान रखना, ये सारी की सारी क्लासेस फ्री हैं, लेकिन लाइव हैं, तो इसका जितना बेनिफिट हो सके आप उठा सकते हो। मेरी क्लासेस में आओ, अपने डाउट्स आप पूछो, अपने डाउट्स को हैंड टू हैंड क्लियर कराओ, ठीक है? इसके अलावा मेरी सारी की सारी जो अपकमिंग फ्री क्लासेस हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, राइट? इसके अलावा एक बहुत ही बेस्ट ऑफर जो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है हम टीचर्स की तरफ से। तो अनअकैडमी ने किस तरीके का इतना बढ़िया ऑफर रखा है, देखिए। अब अगर आप 12, 15, 18 महीने का प्लान परचेज करते हो तो 4 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। 24, 36, 48 महीने का प्लान परचेज करते हो तो आपको 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। 60, 70 to 84 मंथ्स का प्लान परचेज करते हो तो आपको 8 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। एंड इन एक्स्ट्रा मंथ्स के अलावा आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको ये कोड डालना पड़ेगा। कोड क्या है? PACE PACE 1010 PACE 10, ये कोड है, ठीक है? अब ध्यान रखना कि ये जो ऑफर है ना, ये बेस्ट ऑफर तो है ही, इसके अलावा ये लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड डेज के लिए है। सिर्फ और सिर्फ 27 सितंबर, ये जो कमिंग मंडे है, तभी तक का ये प्लान है, उसके बाद ये प्लान एंड हो जाएगा। तो आइए इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए जितना हो सके। एंड इसके अलावा ध्यान रखना, प्रियंका मैम को जितना हो सके उतना प्यार आप दे सकते हो। अपने दोस्तों को ये कोड प्रमोट कर देना कि जब भी वो कहीं भी अनअकैडमी पर कोई भी फ्री सीरीज़ या कॉम्बैट या कोई भी इवेंट में जब वो पार्टिसिपेट करे तो ये वाला कोड लगाएं, PACE 10। एंड इससे मुझे क्या होगा? इससे मुझे खुशी भी मिलेगी, इसके अलावा मेरे पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि कितने बच्चे मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो प्लीज़ आप ये कोड लगाना बिल्कुल मत भूलना। इसके अलावा इस ऑफर का जितना हो सके बेनिफिट उठाइए, क्योंकि ये जितने एक्स्ट्रा मंथ्स आपको मिल रहे हैं यूजुअली इतने नहीं मिलते, क्योंकि बहुत ही बेस्ट ऑफर है। इसके अलावा 10% का डिस्काउंट है, लेकिन ये जो 10% का डिस्काउंट है ये वैलिड सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो इसलिए कह रही हूँ जितना हो सके इसका बेनिफिट उठाइए। अब हम परमानेंट सेटलमेंट के एम की बात करेंगे। देखो, परमानेंट सेटलमेंट को लाया इसलिए गया था कि जो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा है, इन तीनों ही प्लेसेस में जो एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन है या एग्रेरियन जो क्राइसिस है उसको रिजॉल्व किया जाए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, राइट? इसके अलावा
एग्रीकल्चरल रेवेन्यू को इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा जनरेट होगा उतना ही पैसा किसके पास जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना चाहती थी, तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने सोचा था कि क्यों ना सरप्लस अमाउंट को ही एग्रीकल्चरल लैंड को इम्प्रूव करने में लगा दिया जाए। लेकिन अब दिक्कत क्या होगी वो हम आगे पढ़ेंगे। जमींदार्स हैड टू पे फिक्स अमाउंट टू द ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी बाय अ पर्टिकुलर डेट एंड टाइम। अब देखो इस परमानेंट सेटलमेंट में हुआ क्या, एक्चुअली परमानेंट समझ में आ रहा है कि वो चीज़ जो हमेशा फिक्स रहेगी। तो अब देखो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने जो है यहाँ पर बी से समझ जाना ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मैं बात कर रही हूँ, और इससे समझ जाना हम यहाँ पर जमींदार्स की बात कर रहे हैं जेड से। तो जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने कहा जमींदार्स को कि देखो भाई जितना भी रेवेन्यू हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपना फिक्स अमाउंट चाहिए, ये फिक्स अमाउंट तुम हमें लाकर दोगे, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने ये भी कहा कि ये फिक्स अमाउंट कभी आगे जाकर फ्यूचर में चेंज नहीं होगा। तो सिंस ब्रिटिशर्स ने जब ये कहा कि अमाउंट फिक्स होगा, रेवेन्यू फिक्स होगा और आगे जाकर चेंज नहीं होगा, तो ब्रिटिशर्स ने हाई अमाउंट रखा, हाई रेवेन्यू रखा, जो कि जमींदार्स एंड पेजेंट्स के देना बस की बात नहीं थी। लेकिन ब्रिटिशर्स यहाँ पर बेनिफिट सोच रहे थे। अब इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने यह भी कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है तुम जमींदारों से कि तुम पेजेंट से कितना रेंट ले रहे हो, तुम पेजेंट से कितना भी लो, कितना भी रुपया लो, हमें तो सिर्फ अपना फिक्स अमाउंट चाहिए। तो इस चीज़ को आप समझेंगे कैसे, देखिए इस चीज़ को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाती हूँ। हम वही 150 वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई रेवेन्यू कितना भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें क्या है अपना फिक्स अमाउंट चाहिए। तो सपोज करो ब्रिटिशर्स ने ये कहा 150 में से हमें 100 रुपये तो चाहिए ही चाहिए, कि हमें हर मंथ 100 रुपये तुम लाके दोगे, राइट। और जमींदार्स ने जो है इस चीज़ पर हाँ भी भर ली। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने जमींदार को ये भी कहा कि हमें अगर अपने 100 रुपये मिल गए हम उसमें खुश हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम चाहे पेजेंट से 150 रुपये लो, 160 रुपये लो, 200 लो या 1000 लो, हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमें अपना फिक्स अमाउंट ये 100 रुपये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इस तरीके का ये सेटलमेंट था। और ये भी कहा ब्रिटिशर्स ने कि ये आगे जाकर चेंज नहीं होगा, राइट। अब देखो क्या होता है, होता ये है कि इस बात पर जब जमींदार्स ने हाँ भर ली कि ठीक है भाई हम तुम लोगों को जो है फिक्स अमाउंट दे देंगे, और जमींदार्स इस चीज़ में खुश भी हो गए थे, क्यों, क्योंकि उनको लैंड की ओनरशिप भी मिल गई थी। लेकिन यहाँ पर जमींदार को टेंशन जब आई जब ब्रिटिशर्स ने इतना फिक्स अमाउंट हाई मतलब रेट पर रखा, बहुत ही ज़्यादा फिक्स अमाउंट रखा, ऊपर से एक और कंडीशन लगा दी। ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि जो भी जमींदार हमें फिक्स रेवेन्यू देने से चूक जाएगा उसकी जमींदारी हम छीन लेंगे एंड आप लोगों की लैंड को फिर हम नीलामी पर डाल देंगे एंड ऑक्शन पर डालकर किसी और को बेच देंगे। तो ऐसा करते करते बहुत सारे जमींदार्स की जो जमींदारी थी वो छिन गई थी, क्योंकि इतना हाई अमाउंट पे करना जमींदार्स के बस की बात नहीं था, क्योंकि पेजेंट्स उतना कल्टीवेशन नहीं कर पाते थे, जितना प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो किस तरीके से इतना हाई रेवेन्यू ब्रिटिशर्स के पास जाता, राइट। तो अब देखो परमानेंट सेटलमेंट फेल कैसे हुआ, इसके पीछे क्या रीजन थे। एक तो पहला ये था कि हाई अमाउंट मतलब हाई रेवेन्यू इतना ज़्यादा था कि इतना प्रोडक्शन भी नहीं हो पाता था। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पाता था। देखो भाई जो नेचर है वो हमारे हाथ में तो है नहीं, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी बहुत धूप पड़ सकती है, कभी भी सूखा आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो नेचर की अनसर्टेनिटी की वजह से प्रोडक्शन पर बुरा इफेक्ट देखने को मिला, राइट। कई कबार तो ये हुआ कि फसल पूरी की पूरी खराब हो जाती थी, तो जमींदार्स कहाँ से लाके देते इतना रेवेन्यू एंड पेजेंट कहाँ से लाके देते इतना रेवेन्यू ब्रिटिशर्स को, राइट। जमींदार्स वर लीस्ट इंटरेस्टेड इन इंप्रूविंग द लैंड। अब देखो यहाँ पर ये जो मेन पॉइंट है, हम लोगों ने सरप्लस अमाउंट का क्या पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने ये सोचा था सरप्लस अमाउंट जो है वो लैंड को इम्प्रूव करने में जाएगा, लेकिन जमींदार्स जो है वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते लैंड को इम्प्रूव करने में, उनको फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि भाई हमने अपना फिक्स अमाउंट जो है ब्रिटिशर्स को देना है, इसके अलावा हम कितना भी रेंट जो है वो पेजेंट से ले सकते हैं। तो जो जमींदार थे उन्होंने सरप्लस अमाउंट छोड़ा ही नहीं, और सरप्लस अमाउंट वो लगाते तो जब वो उसको छोड़ दे,
ठीक है। तो जमींदार्स ने लैंड को इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं की। तो जमींदार्स ने जो है सरप्लस अमाउंट को लैंड इम्प्रूव करने में नहीं लगाया। इनफैक्ट उनको ये लगा कि भाई बात ऐसी है, ब्रिटिशर्स को हमने देना है फिक्स अमाउंट, हम क्यों इतना झंझट लें, हम क्यों सरप्लस अमाउंट को लैंड को इम्प्रूव करने में लगाए, क्यों ना ये पैसा भी हम अपनी जेब में रख लें। इसके अलावा जमींदार्स जितना भी रेंट चाहे उतना ही रेंट वो पेजेंट से ले सकते थे। तो जमींदार्स के पास जो रेवेन्यू आता था ना वो फिक्स नहीं था, उसमें जमींदार की मन मर्जी चलती थी। तो इससे हुआ क्या, जमींदार्स ने पेजेंट को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया एंड फार्मर्स के राइट जो है वो इग्नोर होने लगे। तो सबसे ज़्यादा बर्डन किस पर आया, पेजेंट पर आया। क्यों, क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स को अपना फिक्स अमाउंट मिलता, चलिए ठीक है, जमींदार सरप्लस अमाउंट भी रख लेता, जमींदार के पास पैसा आ गया। अब जो पेजेंट है अगर उसकी फसल एक बार खराब हो गई तो अब उसको पैसे तो पे करने हैं, तो वो पैसे कहाँ से पे करता था बेचारा, वो पैसे लेता था मनी लैंडर से उधार में पैसे लेता और फिर रेवेन्यू को वो किसको देता था, जमींदार को, एंड जमींदार उस रेवेन्यू में से फिक्स अमाउंट ब्रिटिशर को दे देता था। पेजेंट के हाथ में कुछ भी नहीं आता था। तो हमें यहाँ देखने को मिला कि इजारेदारी से ज़्यादा परमानेंट सेटलमेंट में बुरा हाल किसका हुआ, बुरा हाल हुआ फार्मर्स का, पेजेंट्स का। तो इसीलिए जो परमानेंट सेटलमेंट है वो फेल हुआ। इसके अलावा 19th सेंचुरी में फिर एकदम से हमें क्या देखने को मिलता है कि कल्टीवेशन एक्सपैंड हो जाता है। इसके अलावा मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो आप देखना कि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स किस तरीके की चालाकी दिखाते हैं एंड वो रयोतवाड़ी सिस्टम लेकर आ जाते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो अभी मैंने बताया ना उस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि इस चीज़ को हम रयोतवाड़ी सिस्टम में आगे जाकर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ आया, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसका दोबारा से जो है एक सेशन और रख लेंगे, कहोगे तो लाइव सेशन भी रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़ सकते हो, और कोई डाउट है तो अनअकैडमी पर आओ ना, वहाँ पर आके डाउट पूछो। एंड ये मेरा कोड है पेस 10, और आपको ये कोड एक बार ही लगाना है। मेरी सारी की सारी क्लासेस फ्री हैं, लाइव हैं, तो आइए इस चीज़ का बेनिफिट उठाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।